ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की राजनीति के अंदर। तो आज मैं आप सभी को राजस्थान की राजनीति के अंदर चल रहे गर्मा गर्म मुद्दे से अवगत करवाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी से हैं, उन्होंने अपने ही बयानों के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के एक बयान दिया था और उसी बयान के पीछे अब यह विवाद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि इस बयान के दौरान अब राजसमंद के अंदर बीजेपी का जीतना भी मुश्किल माना जा रहा है। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले जब उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, तो उस टिप्पणी के चलते हुए वह सोशल मीडिया पर जबरदस्त 2 दिन से वायरल हो रहे हैं। उनके बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। उससे पहले नाथी का बाड़ा यह फेमस हो रहा था, लेकिन अब यह बयान जो उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के दिया है वह बहुत ही तगड़ी तरीके से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसका असर गुलाब चंद कटारिया को देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अब विपक्षी पार्टी ने इस बयान के तौर पर उनको घेर लिया है और कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, और कांग्रेस ने जब उन्हें घेरा तो उनको इस पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। उन्होंने अपना एक और बयान जारी करके उस महाराणा प्रताप पर जो टिप्पणी की गई थी उसके संदर्भ में और भी बहुत कुछ कहा है, जो हम आप सभी को दर्शाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने गुलाब चंद कटारिया को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि गुलाब चंद कटारिया की पहले किरण माहेश्वरी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और अब किरण माहेश्वरी की जगह उनकी बेटी जो दीप्ति माहेश्वरी हैं वह चुनावी मैदान में उतरी हैं। और उनकी जब किरण माहेश्वरी से नहीं बनती थी तो इसी के चलते हुए उन्होंने चुनावी सभा के दौरान इतनी बड़ी विवादित टिप्पणी की है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा दीप्ति माहेश्वरी को भुगतना पड़ेगा। आखिर क्या उन्होंने कहा और महाराणा प्रताप के लिए, और उसके बाद में उन्होंने वापस अपने बयान को लेकर के अपना नया बयान क्या जारी किया है, उन सभी से मैं आप सभी को अवगत करवाने वाला हूं। लेकिन इसका खामियाजा पहले ही गुलाब चंद कटारिया को कल भुगतना पड़ा है, जिसके चलते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बीजेपी कार्यालय में आप सभी को बता दूं कि गुलाब चंद कटारिया के मुंह पर शाही पोत दी गई है। जी हाँ, गुलाब चंद कटारिया का पोस्टर था बीजेपी कार्यालय के बाहर। उस पोस्टर के ऊपर उनके चेहरे पर नीली शाही भी पोत दी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका खामियाजा क्या क्या भुगतना और पड़ेगा, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट से। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? कल कुंवारिया में मेरे द्वारा जो भाषण दिया उसमें मैंने इस देश के पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, उसी की तुलना में मैंने कहा था अभी भी महाराणा प्रताप गए। और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक एक जंगल की खास जानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े, मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी
कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। और मैं उनसे बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जब से राजनीति में हूँ, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की इस धारणा को, देश आजाद हुआ तो 47 में हो गया, पर पहली बार विधायक बनने के बाद 78 में प्रताप के जीवन से सार्थक करने के लिए, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो गोकुंदा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे चावंड हो, इसके विकास का अगर सूत्रधार प्रारंभ करने का प्रयास किया तो मेरे आग्रह पर भैरव सिंह शेखावत ने पहली बार मनाया। और मैं तो आज दिन तक प्रताप जयंती के दिन आप सब लोगों के साथ जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस पूरी मनोयोग से, और मैंने पूरी नगर परिषद जिसमें मेरा बोर्ड था उसको इन्वॉल्व करते हुए, सारा खर्चा नगर परिषद की तरफ से भी वहन करते हुए हमने महाराणा प्रताप के जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया। जिस पाठ्य पुस्तक में नहीं था उस पाठ्य पुस्तक में प्रताप के जीवन का शौर्य को प्रकट करा, और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को पाठ्य पुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की, मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सब को बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। वही खबर ओसिया से आ रही है, जहां ओसिया में स्थित श्री सच्चिदाई माता मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु नवरात्रि के इस पावन अवसर पर दर्शन के लिए पधार रहे हैं। ओसिया के विश्वविख्यात श्री सच्चिदाई माता मंदिर क्षेत्र से दूर दराज से मां के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अनिवार्य रूप से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मास्क और सैनिटाइजर से हाथों को साफ कराकर मंदिर में प्रवेश करा रहे हैं व मंदिर परिसर को भी थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर दिया जा रहा है। सैनिटाइज का कार्य मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोरोना गाइडलाइन को लेकर की गई सारी व्यवस्थाएं व स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में मुस्तैद नजर आ रही है। वही खबर शिवानी मंडी से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर एक सभा समारोह का आयोजन किया गया। समाज में फैली बुराइयों का त्याग कर हमें बाबा साहब के विचारों को लेकर देश को एकता के सूत्र में बांधने की जरूरत है। बाबा साहब के भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। यह बात उपमंडल अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने मंगलवार को शहर की संत कबीर धर्मशाला में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहा। आयोजित इस समारोह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में आए अन्य अतिथि गणों ने भी बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। वहीं समारोह में बतौर अध्यक्ष पहुंचे थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के आधार पर संविधान का निर्माण किया, परंतु आज युवाओं को बाबा साहब के विचारों पर अध्ययन करने की जरूरत है, जिससे समाज के वर्ग के आधार पर लड़ाई बंद होकर देश के विकास में युवा काम करें। उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षित और संगठित होने का भी आह्वान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, आए दिन हो रही कोरोना की वजह से मौत ने इंसान को झकझोर के रख दिया है। वही सवाल ये उठता है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स, नियम कानून और जितनी भी बीमारियां हैं वो सारा कुछ
सिर्फ आम आदमियों के लिए क्यों? क्या चुनाव आयोग को लगातार हो रही रैली में लाखों की भीड़ नहीं दिखती? या आप किसी एक नेता को ले लें, अगर चुनावी प्रचार के दौरान उनके चेहरे पे मास्क लगा दिख जाए तो कहिएगा। वहीं अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी कानपुर से। जी हाँ, कानपुर में आपने देखा कि 2 युवकों को बेरहमी से डंडों से मार पड़ रही है। उनकी गलती ये थी कि वो नाइट कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक नियम तोड़ने की वजह से उन्हें इतने डंडों से मार पड़ सकती है, तो वही सरकार को या चुनाव आयोग अपनी आंखों में रतौंधी लेके बैठे हैं या उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है? क्या उन्हें लाखों की भीड़ कोरोना को लगातार बढ़ाती नजर नहीं आ रही? या उनके अंदर जिस चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के लिए नेता पर 2 दिन का चुनाव प्रचार का रोक लगा दिया था, क्या उन्हें उन्हीं नेता को कोरोना फैलाने से रोकने के लिए डर लग रहा है? आखिर क्यों? चुनाव आयोग हो, सरकार हो, कोई भी हो, इन नेताओं के ऊपर आज तक न एक भी नोटिस या कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वही एक और आम आदमी है, डंडा खाकर मान जाएगा, लेकिन क्या कोरोना मानेगा? आए दिन हो रही कोरोना से मौत जहां एक तरफ दिल दहला देती है, आम आदमी जहां लंबी कतारों को देखता है, तो वहीं उनके मन में डर और दहशत बैठ जाता है। आंख बंद करके वो सारी के सारे नियम कानून और प्रोटोकॉल्स मान लेता है, भले ही वो उनके पेट पर लात ही क्यों ना मार रहा हो। लेकिन जब आज 4 चरण के चुनाव होने के बाद भी पश्चिम बंगाल की तमाम चुनावी रैलियों पे आप अगर नजर डालें तो आपको दिखेंगे कि वहां लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन जिस भीड़ का प्रतिनिधि या नेता ही मुंह पर मास्क ना लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग ना करे, तो उस भीड़ से आप क्या अपेक्षा करेंगे? आखिर क्यों हर प्रकार की मार झेलने के लिए हमेशा आम आदमी को सामना करना पड़ता है? क्या देश में रह रहे नेताओं का कोई दायित्व नहीं है? क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? आखिर क्यों हर बार झेलने के लिए आम आदमी सामने आता है? हमारे आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर जयपुर के श्यामनगर से आ रही है, जहां श्यामनगर थाना पुलिस ने 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महज 9 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। श्यामनगर थाना पुलिस ने 8 वर्षीय छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सघन तलाशी के बाद 9 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मामले से पर्दा उठा दिया। जयपुर दक्षिण के हरेंद्र महावर ने बताया कि एलिमेंट मॉल के सामने स्थित NXPI की निर्माणाधीन बिल्डिंग में रहने वाली प्रज्ञा ने एक मामला दर्ज कराया, जिसमें उसके अनुसार वह उसी निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपनी 2 लड़कियों और एक लड़की के साथ रहती है। पर वादियों के अनुसार उनकी छोटी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत बालिका को उपचार के लिए डॉक्टर के पास भेजा और घटना की गंभीरता को देखते हुए सोडाला, श्यामनगर, महेश नगर, चित्रकूट की तमाम टीमों का गठन किया। टीमों का गठन करने के बाद हर संभावित ठिकानों पर आरोपी की तलाश की गई, जहां 200 फीट बाईपास की सर्विस लेन पर आरोपी को धर दबोचा गया। 27 साल के आरोपी बुके बूंदी जिले का है और NHI की निर्माणाधीन बिल्डिंग एलिवेटेड मॉल के सामने वही काम करता है। वही खबर जयपुर के सीकर से आ रही है, जहां पे रेसिडेंशियल भूमि व मंदिर के आसपास शराब की दुकान खोलने पर बवाल मच गया है। जयपुर सीकर रोड खेतान हॉस्पिटल के सामने श्रीराम कॉलोनी के पास शराब की दुकान खुलने से जनता में भारी आक्रोश उमड़ पड़ा। आम जनता ने पुरुषों से अधिक महिलाएं इसका विरोध करती हुई नजर आईं। महिलाओं का कहना है कि इस कॉलोनी में 3 मंदिर हैं, उसके आसपास लगभग 5 विद्यालय हैं और एक हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा आसपास में अनेक कॉलोनी बसी हुई है। इसके बीच यह शराब की दुकान उचित नहीं है। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से उनके मंदिर जाने, घर से बाहर निकलना इत्यादि बंद हो जाएगा, क्योंकि शराब की दुकान के बाहर दिन भर असामाजिक तत्व एवं शराबियों का जमावड़ा हो जाएगा, जिसके चलते आज महिलाओं ने दुकान खुलते ही दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और धरना प्रदर्शन कर आक्रोश दे तुरंत प्रभाव से स्थानीय थाना विद्याधर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शराब की दुकान को फिलहाल बंद करवा दी एवं साथ ही महिलाओं को समझाकर अपने घर भेजा गया। शराब की दुकान बंद करवाने को लेकर कॉलोनी वालों ने शराबबंदी के अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा को फोन कर बताया कि पूनम अंकुर छाबड़ा ने सभी महिलाओं को यह आश्वासन दिया है कि वह इस लड़ाई में उनके साथ है।
बताएं जी। हमारे यहाँ दारू का जो ठेका खुला है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास में इधर भी मंदिर है और इधर भी मंदिर है, पीछे भी मंदिर है और पास में कन्या विद्या है, स्कूल है, बच्चे हैं, हॉस्पिटल है और हम बाहर कैसे निकल सकते? सब्जी लेने भी नहीं जा सकते। हम औरतें इस दारू के ठेके खुलने से हम बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए ये दारू का ठेका बंद होना चाहिए, क्योंकि आसपास में मंदिर भी है और विद्यालय भी है, अस्पताल भी है और छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे स्कूल जाती है और हम इनको रोज सुबह छोड़ने आते हैं और शाम को लेने भी आते हैं, इसलिए ये ठेका बंद होना चाहिए। पूरा मोहल्ला है हमारा, दारू का ठेका बंद होना चाहिए। हमारे आसपास मंदिर है, चारों तरफ पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, छोटी छोटी बच्चियाँ इधर उधर आती जाती है, तो इसलिए इसको बंद करना है। हमारे यहाँ दारू का ठेका बंद होना चाहिए। आसपास स्कूल है या मंदिर है, लोग आते जाते हैं, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पसंद नहीं है, इसलिए ये चीज़ें बंद करो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पूरी के सेक्शन आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भारत और चीन ये दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में भी सीमा विवाद लगातार जारी था और इसी विवाद के चलते हुए यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार दावा भी किया गया है। उनके अनुसार जो दावा किया गया है उसके अंतर्गत साफ साफ कह दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के यह विवाद लंबे समय तक जारी रहने के आसार जताए गए हैं। यह यूएस की रिपोर्ट के अनुसार साबित किया गया है और उसी के साथ साथ उस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान से भी विवाद भारत का लगातार जारी रहेगा और यह विवाद अभी खत्म नहीं होगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के बढ़ते हुए केस ही सामने आ रहे हैं। यह केस रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार इन केसों के चलते हुए लॉकडाउन भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि लोगों के पास में रोजगार की कमी लगातार बनी हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 5,528 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर 28 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 989 कोरोना के एक्टिव केस कल सामने आए हैं। इसी के साथ साथ जोधपुर के अंदर 770, उदयपुर में 729 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूं कि श्यामनगर थाना क्षेत्र में 2 बेटियों के पिता ने 8 वर्षीय बालिका से रेप किया है। जी हाँ, ये बड़ी घटना हुई है और पुलिस ने इस घटना का खुलासा 9 घंटे के अंदर ही करके आरोपी को दबोच भी लिया है। आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया है। साथ ही साथ पीड़ित बालिका अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती बताई जा रही है। तो वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर लगातार अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम के बीच में मौसम विभाग ने जारी आंकड़ों के अनुसार बताया कि अब प्रदेश को गर्मी से राहत मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रदेश के अंदर कई जगह आंधी तूफान जैसी तेज हवाओं को देखने के आसार लगाए गए हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार भी वर्षा में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के अंदर कल एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला जो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया था और इसके अंतर्गत कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले मुंबई ने खेलते हुए 152 रन बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पर और उसके बाद में जब कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने उतरी तब उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन जब आखिरी के ओवरों में एक साथ विकेट गिरते हुए नजर आए तब यह स्थिति पलट गई और कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 142 रन बनाए हैं, वो भी 7 विकेट के नुकसान पर। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। वही खबर फुलेरा से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार 7:30 बजे
भारतीय जनता पार्टी एवं अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल द्वारा आयोजित विधायक निर्मल कुमावत की उपस्थिति में दीपोत्सव कार्यक्रम बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्कल पर आयोजित किया गया। दीपोत्सव पर विधायक कुमावत ने आमजन व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराइयों का त्याग कर हमें बाबा साहेब के विचारों को लेकर देश में एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपने सोचा था उसको हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चली है, आगे भी सबको साथ लेके चलेगी। उन्हें आप सबको मैं इनके जन्मदिवस की पूर्व संध्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि कोरोना काल है, हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस कम से कम गैदरिंग में इस काम को करना है ताकि हम सब लोग भी सुरक्षित रहे। आम जन को भी संदेश ये जाए कि हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप सब लोग आए, उसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां पीसीसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डोटासरा और सचिन पायलट मौजूद रहे। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहीं सचिन पायलट ने आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम उसको नियमित, संतुलित और अनुशासन का पालन करेंगे, हम इसके क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार, समाज, प्रशासन, अधिकारी सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है, लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो म्यूटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि जो आयु सीमा है या स्वास्थ्य की जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसको हटाकर हर व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन कराने का अधिकार होना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कहीं कमियां ना आए और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। ये आयु की लिमिट लगा रखी थी, फिर बीमारी की लगा रखी और अभी कई राज्यों में तो वैक्सीनेशन ख़त्म हो रहे हैं। राजस्थान में भी कमी आ गई थी बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार सारी बातें भूलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और ये तेरा मेरा का समय नहीं है, इस देश के भविष्य का समय है। आज सब लोग उम्मीद करते हैं जैसे बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैक्सीनेशन हुआ है। मैं समझता हूँ अब हमें लगता है कि जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए थे या बाकी देशों में दिए थे, शायद बहुत जल्दबाजी की थी कि अब हमको स्पुतनिक को अप्रूवल देना पड़ रहा है, रूस से मंगा रहे हैं। तो व्यवस्था और प्रबंधन में कहीं ना कहीं उसको और बारीकी से देखने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को वैक्सीन लगे, सब लोग नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जो गाइडलाइंस सरकारें दे रही हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति अगर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल गई और अब गाँव में फैल रहा है, नौजवान लोगों को संक्रमण हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। सर, बाबा साहब का जयंती है और पिछले दिनों में कुछ SC/ST के मुद्दों को लेकर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। क्या सरकार के साथ अब तालमेल ठीक है, समन्वय की? नाराजगी की बात नहीं है। जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या NGO हो, MLA MP कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं है, समाज से जुड़े हुए हैं और जो दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पे कहीं अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये हमारे समाज के लिए आईना है और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। जहाँ भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूँ उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, तो माना जाए अब मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्ति है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने में जल्दी हो? कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियां करती आई है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं। लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे
विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन में कहा कि सभी एजेंसियां आज दबाव में काम कर रही हैं। 70 साल में विकास हुआ तब हम यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी सुनना पड़ता है कि 70 साल में देश में क्या हुआ। अंबेडकर व गांधी ने अपमान के घूंट को पिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हम आपको बता रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, कोरोना को देखते हुए 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। सरकार का बड़ा फैसला, जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में 3 बच्चों के पिता ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 थानों में तैनात 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की मदद से आरोपी को 7 घंटे में दबोचा। मोबाइल से उसकी लोकेशन का पता चला। 200 फीट बाईपास से सिर पर तौलिया बांधे हुए और मुंह पर मास्क लगाकर आरोपी तेजी से जा रहा था। पुलिस वाले ने रोका तो डर गया, नाम पता पूछा तो घबराकर उल्टा सीधा बोलने लगा। अचानक भागने पर लगा तो पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। जयपुर में 12 अप्रैल की रात अजमेर रोड स्थित एलिमेंट्स मॉल के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हालत सीरियस होने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ अब सरकार लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। जल्दी नई संशोधित गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोगों से व्यवहार करने की अपील की है। सीएम के साथ होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नई पाबंदियों पर भी सभी पार्टियों के नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों की राय ली। इसके बाद नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और नई गाइडलाइन में कई तरह की पाबंदियां लगना भी सुनिश्चित है। विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई पाबंदियां नई गाइडलाइन में शामिल होगी और नई गाइडलाइन में सार्वजनिक समारोह और शादियों में आने वाले लोगों की संख्या को 100 से घटाकर 50 करने, कोरोना के ज़्यादा मामले वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 से सुबह 6 तक किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने या बरकरार रखने के बारे में आज फैसला भी होने की संभावना है और शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का सुझाव भी दिया था। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर आई है, जिसका पीक अप्रैल माना जा रहा है। 8 से 12 अप्रैल तक तेजी से केस भी बढ़े हैं। इन 5 दिनों में 22,773 मामले सामने आए, तो जबकि ठीक केवल 4,393 लोग हुए हैं, यानी रिकवरी रेट 19.29% ही है। तो वहीं कोरोना की पहली लहर की बात करें तो राज्य में नवंबर में यह पीक पर थी। उस समय 22 से लेकर 26 नवंबर तक राज्य में 16,271 केस आए थे, लेकिन उस समय ठीक हुए मरीजों की संख्या 10,829 थी। उस समय रिकवरी रेट 66% से ज़्यादा रही और राज्य सरकार में कोविड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण स्प्रेड हो रहा है। ये घातक भी है। अक्टूबर-नवंबर में जब कोरोना पीक पर था तब लोग ज़्यादा सतर्क थे, आवाजाही भी कम थी, लेकिन इस बार लोग लापरवाह हैं।
इस बार कोरोना का पीक मार्च लास्ट में शुरू हुआ है। जो संक्रमण हुए हैं उन्हें ठीक होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। ऐसे में आने वाले दिनों में रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सीएमआर एवं कोविड समीक्षा बैठक की है। इसमें अफसरों को कहा गया कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सीमित करने, कर्फ्यू का समय बढ़ाने, विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की संख्या कम करने, कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति घटाने, सार्वजनिक परिवहन में यात्री संख्या कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि वे लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें। कोविड की दूसरी खतरनाक लहर से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में राज्य सरकार कोई भी कमी नहीं रखेगी। जनता खुद ही ऐसे रहे जैसे लॉकडाउन लगा हो। अफसरों ने बताया कि निजी अस्पतालों को 40% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दे दिए और प्रदेश में 996 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं। गृह विभाग के अनुसार जिलों में 996 माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिन्हित हैं। 398 परिसरों को सीज भी किया गया और होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने वाले 63 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा गया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। अजमेर के नसीराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, नसीराबाद में निजी बस अनियंत्रित होकर के पलट चुकी है। हादसे के अंदर 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं करीब 7 लोग घायल भी हुए हैं और नांदला व बुबानिया गांव के बीच की यह घटना बताई जा रही। साथ ही सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा। राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना की भयावह स्थिति हो चुकी है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री चिंतित हो चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं वर्चुअल संवाद। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का संबोधन भी है और कहा कि कोविड की दूसरी लहर हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर संक्रमण नहीं रुका तो स्थितियां विकट हो जाएंगी। वही खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर राजधानी जयपुर के अंदर झोटवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव सेवा संस्थान जयपुर राजस्थान की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती होटल पाम झोटवाड़ा में मनाई गई है। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती पूनम छाबड़ा के द्वारा की गई और मुख्य अतिथि दीपचंद डबास नीम का थाना व राजस्थान से दूर दराज से पधारे हुए लोग रहे हैं। संस्थान के अध्यक्ष दीपेंद्र लुनीवाल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही संस्थान के उद्देश्यों से लोगों को अवगत भी करवाया है। जयंती के अवसर पर राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र से आए अनेक खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, जिनमें से 5 खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता थे। संस्थान के सचिव विक्रम वर्मा ने अंबेडकर जी की उपलब्धियों पर विचार भी रखे। साथ ही उपाध्यक्ष संजय जिनागल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने पर जोर दिया है। समारोह के अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने लोगों को शराबबंदी आंदोलन से जुड़ने के लिए आह्वान किया है और कार्यक्रम का समापन भी किया गया। वही खबर फुलेरा से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार 7:30 बजे भारतीय जनता पार्टी एवं अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल द्वारा आयोजित विधायक निर्मल कुमावत की उपस्थिति में दीपोत्सव कार्यक्रम बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्कल पर आयोजित किया गया। दीपोत्सव पर विधायक कुमावत ने आमजन व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराइयों का त्याग कर हमें बाबा साहेब के विचारों को लेकर देश में एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपने सोचा था उसको हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चली है, आगे भी सबको साथ लेके चलेगी। उन्हें आप सबको मैं इनके जन्मदिवस की पूर्व संध्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि कोरोना काल है, हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस कम से कम गैदरिंग में इस काम को हमको करना है ताकि हम सब लोग भी सुरक्षित रहे। आम जन को भी संदेश ये जाए कि हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। आप सब लोग आए उसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।
दोस्तों जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, तो वहीं लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि भी दी और सामाजिक समरसता कायम रखने का संदेश भी दिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि भीमराव अंबेडकर कमेटी ने बालाजी गार्डन में मीटिंग का आयोजन कर हर्षोल्लास से जयंती मनाई है और रामगढ़ पचौरा मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। तो वहीं भीमराव अंबेडकर कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर जयंती मनाई। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां पीसीसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डोटासरा और सचिन पायलट मौजूद रहे। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहीं सचिन पायलट ने आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम उसको नियमित, संतुलित और अनुशासन का पालन करेंगे, हम इसके क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार, समाज, प्रशासन, अधिकारी सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है, लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो म्यूटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि जो आयु सीमा है या स्वास्थ्य की जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसको हटाकर हर व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन कराने का अधिकार होना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कहीं कमियां ना आए और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। ये आयु की लिमिट लगा रखी थी, फिर बीमारी की लगा रखी और अभी कई राज्यों में तो वैक्सीनेशन ख़त्म हो रहे हैं। राजस्थान में भी कमी आ गई थी बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार सारी बातें भूलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और ये तेरा मेरा का समय नहीं है, इस देश के भविष्य का समय है। आज सब लोग उम्मीद करते हैं जैसे बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैक्सीनेशन हुआ है। मैं समझता हूँ अब हमें लगता है कि जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए थे या बाकी अन्य देशों में दिए थे, शायद बहुत जल्दबाजी की थी कि अब हमको स्पुतनिक को अप्रूवल देना पड़ रहा है, रूस से मंगा रहे हैं। तो व्यवस्था और प्रबंधन में कहीं ना कहीं उसको और बारीकी से देखने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं चाहता हूं कि सब लोगों को वैक्सीन लगे, सब लोग नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जो गाइडलाइंस सरकारें दे रही हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति अगर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल गई और अब गाँव में फैल रहा है, नौजवान लोगों को संक्रमण हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। बाबा साहब का जयंती है और पिछले दिनों में कुछ SC/ST के मुद्दों को लेकर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। क्या सरकार के साथ अब तालमेल ठीक है, समन्वय की? नाराजगी की बात नहीं है। जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या NGO हो, MLA MP कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं है, समाज से जुड़े हुए हैं और जो दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पे कहीं अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये हमारे समाज के लिए आईना है और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। जहाँ भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूँ उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर, वित्तायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, तो माना जाए अब मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्ति है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने में जल्दी होगी? कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियां करती आई है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं। लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं
अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलम्ब होगा। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के बांदीकुई में राणा सांगा की जयंती पर महाविद्यालय का नाम राणा सांगा रखने को लेकर के मांग उठाई गई। वीर योद्धा राणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में बांदीकुई तहसील में बसवा रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित राणा के चबूतरे पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता पूर्व सरपंच छोटेलाल द्वारा की गई है। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर ने इस सभा में हिस्सा लेकर के आशीर्वाद प्राप्त किया और इस पुण्य अवसर पर बसवा, बांदीकुई और दौसा के युवाओं द्वारा चबूतरे की सफाई व धुलाई कर नवीन ध्वजा चढ़ा करके दीप जलाकर भोग अर्पित कर नमन किया। सभा के आरंभ में मौजूद सभी नागरिकों ने राणा सांबा के चबूतरे पर पुष्प अर्पित किए और इसी मौके पर विचार रखते हुए कर्नल देवानंद गुर्जर ने राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार से आग्रह किया कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा को उचित सम्मान से सैकड़ों वर्षों वंचित रहना उचित नहीं है। कर्नल ने बताया कि आज तक किसी भी सरकार ने बसवा में राणा सांगा का स्मारक बनाने की पहल नहीं की। इस भारत माँ के लाल को सम्मान से वंचित रखा है। कर्नल ने राणा सांगा को उचित सम्मान देने के लिए मौजूदा चबूतरे का भव्य स्मारक बनाया जाने एवं हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बसों में स्वीकृत महाविद्यालय नाम राणा सांगा महाविद्यालय रखने की मांग की है। इस अवसर पर राणा सांगा को सम्मान दिलाने की प्रक्रिया में अग्रिम रहे बसवा के पूर्व सरपंच छोटेलाल ने अपनी बात रखते हुए कर्नल गुर्जर के विचारों से सहमति जताते हुए बताया कि बसवा बांदीकुई इलाके के हर व्यक्ति एवं युवा बसवा में राणा सांगा के स्मारक एवं स्वीकृत महाविद्यालय का नाम राणा सांगा महाविद्यालय रखने की मांग को दोहराते हुए राजस्थान सरकार से नागरिकों की भावना के तहत वीर योद्धा के उचित सम्मान का आग्रह किया है। और इस मौके पर बसवा की राणा सांगा युवा मंच के अध्यक्ष नरेंद्र ने अपने विचार रखते हुए हाल ही में स्वीकृत महाविद्यालय का नाम राणा सांगा महाविद्यालय रखा जाने पर जोर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में 3 बच्चों के पिता ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 थानों में तैनात 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की मदद से आरोपी को 7 घंटे में दबोचा। मोबाइल से उसकी लोकेशन का पता चला। 200 फीट बाईपास से सिर पर तौलिया बांधे हुए और मुंह पर मास्क लगाकर आरोपी तेजी से जा रहा था। पुलिस वाले ने रोका तो डर गया। नाम पता पूछा तो घबराकर उल्टा सीधा बोलने लगा। अचानक भागने पर लगा तो पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। जयपुर में 12 अप्रैल की रात अजमेर रोड स्थित एलिमेंट्स मॉल के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हालत सीरियस होने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ अब सरकार लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। जल्दी नई संशोधित गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोगों से व्यवहार करने की अपील की है। सीएम के साथ होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नई पाबंदियों पर भी सभी पार्टियों के नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों की राय ली। इसके बाद नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और नई गाइडलाइन में कई तरह की पाबंदियां लगना भी सुनिश्चित है। विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई पाबंदियां नई गाइडलाइन में शामिल होगी और नई गाइडलाइन में सार्वजनिक समारोह और शादियों में आने वाले लोगों की संख्या को 100 से घटाकर 50 करने, कोरोना के ज़्यादा मामले वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 से सुबह 6 तक किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने या बरकरार रखने के बारे में आज फैसला भी होने की संभावना है और शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का सुझाव भी दिया था। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर आई है, जिसका पीक अप्रैल माना जा रहा है। 8 से 12 अप्रैल तक तेजी से केस भी बढ़े हैं।
इन 5 दिनों में 22,773 मामले सामने आए, तो जबकि ठीक केवल 4,393 लोग हुए हैं, यानी रिकवरी रेट 19.29% ही है। तो वहीं कोरोना की पहली लहर की बात करें तो राज्य में नवंबर में यह पीक पर थी। उस समय 22 से लेकर 26 नवंबर तक राज्य में 16,271 केस आए थे, लेकिन उस समय ठीक हुए मरीजों की संख्या 10,829 थी। उस समय रिकवरी रेट 66% से ज़्यादा रही और राज्य सरकार में कोविड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण स्प्रेड हो रहा है। ये घातक भी है। अक्टूबर नवंबर में जब कोरोना पीक पर था तब लोग ज़्यादा सतर्क थे, आवाजाही भी कम थी, लेकिन इस बार लोग लापरवाह हैं। इस बार कोरोना का पीक मार्च लास्ट में शुरू हुआ है। जो संक्रमण हुए हैं उन्हें ठीक होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। ऐसे में आने वाले दिनों में रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सीएमआर एवं कोविड समीक्षा बैठक की है। इसमें अफसरों को कहा गया कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सीमित करने, कर्फ्यू का समय बढ़ाने, विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की संख्या कम करने, कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति घटाने, सार्वजनिक परिवहन में यात्री संख्या कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि वे लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें। कोविड की दूसरी खतरनाक लहर से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में राज्य सरकार कोई भी कमी नहीं रखेगी। जनता खुद ही ऐसे रहे जैसे लॉकडाउन लगा हो। अफसरों ने बताया कि निजी अस्पतालों को 40% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दे दिए और प्रदेश में 996 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं। गृह विभाग के अनुसार जिलों में 996 माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिन्हित हैं। 398 परिसरों को सीज भी किया गया और होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने वाले 63 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा गया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की सुबह की अपडेट की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार यानी 13 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ने की वजह से पूरे राज्य में 14 अप्रैल से 1 मई तक कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन इस कर्फ्यू का वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सूत्रों के अनुसार वानखेड़े स्टेडियम पर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के मैच तय शेड्यूल के अनुसार ही होंगे और सूत्रों ने कहा कि मुंबई में होने वाले मैचों के लिए हमने विशेष इजाज़त ली है। प्रदेशवासियों को कल से गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जना और आंधी चलने के आसार जताए हैं और इसी के कारण अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट हो सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि भारत और चीन के बीच लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट से लगी सीमाओं को लेकर के भविष्य में विवाद जारी रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ भी भारत के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में लद्दाख में एलओसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़पों का भी जिक्र है। टीका उत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को कोरोना वायरस टीकों की 25 लाख से अधिक खुराकें दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके साथ ही देश में अब तक दिए गए टीकों की कुल संख्या बढ़कर के 11,10,33,925 तक पहुंच गई है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।